वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 इसके इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में वैसे शिक्षक जो पहले से एक नियोजित शिक्षक की तरह काम कर रहे थे और उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए बिहार सरकार ने जैसा कि पहले घोषणा की थी कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी, और अब तीसरे चरण में सक्षमता परीक्षा शुरू होने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं और इस सारी जानकारी को विस्तृत से जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी तैयारी संबंधी विस्तृत जानकारी भी आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप नियमित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं और प्रथम तथा द्वितीय सक्षमता परीक्षा में आपने आवेदन नहीं किया है, आप नहीं बैठे हैं या बैठे थे परंतु पास नहीं कर पाए हैं, तो वैसी स्थिति में तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, आपके लिए बहुत कुछ है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्या को रखिएगा, उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ पर सूचना है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने तृतीय सक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि तृतीय के लिए सक्षमता परीक्षा जो तृतीय है 22 फरवरी से आवेदन शुरू हो गई है। आवेदन 12 मार्च तक लिए जाएंगे। मई में तृतीय सक्षमता परीक्षा होना संभव है। आनंद किशोर ने कहा है कि आवेदन के बाद केंद्रों का निर्धारण होगा। आवेदन के बाद अर्थात जो परीक्षा कहाँ ली जाएगी उसके लिए केंद्र का निर्धारण आवेदन के बाद होगा। इसके बाद ही परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। बताया कि पहली से 12वीं एवं तथा के 61 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए जो आप शिक्षक बनेंगे, अर्थात प्राइमरी, मिडिल, हाई और तथा +2 के जो शिक्षक बनेंगे उन सबों के लिए टोटल 61 विषय के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ध्यान से समझिए क्या कहा गया है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के जितने भी आप शिक्षक हैं उनके लिए विषय जो बनाए गए हैं 61 विषय 61 सब्जेक्ट्स में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं तथा 11वीं से 12वीं में होगी। सक्षमता तृतीय में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे जो किसी कारणवश प्रथम तथा द्वितीय सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे या अनुत्तीर्ण हो गए। जैसा शुरू में मैंने कहा था कि यदि आप किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए हैं या पास नहीं किए हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उनके लिए यह फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके पहले 1 और 2 चरण की परीक्षाएं हो चुकी है, या तीसरे चरण की परीक्षा है। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी द्वितीय परीक्षा में आवेदन किए, शुल्क जमा किए लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन्हें दोबारा अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एक अच्छी बात यहाँ कही गई है कि यदि आपने परीक्षा सेकेंड टाइम में आवेदन किया था परंतु आपने आवेदन करने के दौरान आवेदन तो किया और परीक्षा नहीं दे सके तो उनको दोबारा फीस नहीं देना पड़ेगा। यह आपके लिए अच्छी खबर है। इसमें सरकार ने विभाग ने आपको जो है कि बहुत बड़ी राहत दी है कि आपको इसके लिए अलग से फीस नहीं देना पड़ेगा। अर्थात प्रथम या द्वितीय किसी भी परीक्षा में आपने आवेदन किया परंतु आप परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अर्थात आप केवल आवेदन करेंगे और शुल्क आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा तीसरी बार की सक्षमता परीक्षा के लिए। आइए अब और डिटेल से जानते हैं। हाँ, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि और कुछ विस्तार से आपको बताया जा रहा है। यहाँ देखिए डिटेल से यहाँ पर दिख रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकाय के शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ दी जा रही है। विस्तार से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए नंबर 1 वह था डिटेल्स यहाँ जो दिया जा रहा है कि एतद द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय में शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तृतीय में सम्मिलित होने के लिए आपको शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आवेदन आपको करना है, जो कि आगे हम आपको बता चुके हैं कि सब कुछ डिटेल्स। अब सीधे इसके काम जो इसमें है इस पर आते हैं। संरचना है कि सक्षमता परीक्षा की जो प्रश्न परीक्षा होगी वह कैसी होगी, तो बहुवैकल्पिक होगी। आप अगर पहले परीक्षा दिए हैं तो आपको पता होगी, या वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक पहले और दूसरे चरण की परीक्षा नहीं दी है उनके लिए जानकारी आवश्यक है
यहाँ जो 2 नंबर में दिया है संरचना, तो संरचना से हो गया सक्षमता परीक्षा में प्रश्न जो होंगे बहुवैकल्पिक होंगे, अर्थात मल्टीपर्पस वाले होंगे, एक से ज़्यादा उत्तर दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, यह भी आपको दिखा दिया गया। निगेटिव मार्किंग नहीं है, यह जान लीजिए। परीक्षा संबंधी 3 मुख्य बातें आपको बता दी गई है। पहला है कि सक्षमता परीक्षा मल्टीपर्पस चॉइस वाले होंगे, 1 से ज़्यादा ऑप्शन दिए रहेंगे। दूसरा कह दिया गया कि इसमें 1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और तीसरा कह दिया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। परीक्षा के विषय जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परीक्षा का विषय जो है प्राथमिक जो कक्षा 1 से लेकर के 5 के शिक्षकों के लिए विषय निर्धारित कर दिए गए हैं। उनके कोड देख लीजिए। यहाँ पर सामान्य शिक्षक के लिए 301 कोड है, उर्दू शिक्षक के लिए 302 कोड है तथा बांग्ला शिक्षक के लिए 303 कोड है। इसी तरह आप देखिएगा कि हिंदी शिक्षक के लिए 401, अंग्रेजी शिक्षक के लिए 402, संस्कृत शिक्षक के लिए 403, उर्दू के लिए 404, उर्दू शिक्षक के लिए 404। यह जो मैं बोल रहा हूँ क कैटेगरी में आप देखिएगा कि 3 तरह के शिक्षक हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ यह जो दिखाया जा रहा है 1 to 5 तक के शिक्षकों के लिए, आपको 1 to 5 के टीचर्स के लिए है। सामान्य कैटेगरी में जो सामान्य शिक्षक होंगे उनके लिए यहाँ विषय भी दिया गया है, भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विषय पूछे जाएंगे, आपकी परीक्षा का रहेगा। उर्दू के लिए जो है कि भाषा, अंग्रेजी या उर्दू रहेगी, सामान्य भाषा ज्ञान एवं सामान्य विषय पूछे जाएंगे, तथा बांग्ला के लिए जो है कि भाषा में अंग्रेजी एवं बांग्ला रहेगा, और पूछने का विषय आपका जो परीक्षा में पूछी जाएगी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विषय रहेंगे। यहाँ पर अगर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह देखिए 6 to 8 के लिए टीचर्स के लिए है। इसमें जो हिंदी के 6 to 8 के लिए, हिंदी के शिक्षक के लिए 401 कोड है, अंग्रेजी के लिए 402, संस्कृत के लिए 403, उर्दू के लिए 404 तथा गणित एवं विज्ञान के लिए 405 दिया गया है, एवं सामाजिक शिक्षक के लिए जो है कि 406 कोड दिया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके लिए जो सभी कुछ कोड दिए गए हैं, जिस कोड के आधार पर आपको आवेदन करना है। इसी प्रकार आगे बढ़िए। शारीरिक शिक्षक जो हैं उनके लिए कोड अलग दिया गया है, सभी विषयों के कोड अलग हैं। हमारे वीडियो को आप धीरे धीरे आराम से चला करके देखना चाहते हैं तो इसमें सभी विषयों के कोड आपको मिल जाएंगे। इतना पढ़ करके बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए जो दिया जा रहा है, यह क्लास 9-10 का यह क्षेत्र है, और यह जो है आपका 11-12 का डिटेल्स दिया गया, सभी विषयों के कोड दिए गए हैं। यहाँ पर 9-10 के लिए यह कोड दिया गया है, क्लास 9 और 10 के लिए है, और यहाँ जो है कि आपको 11 और 12 के जो टीचर बनना चाह रहे हैं या बन रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विषय कोड दिया गया है। तो इस प्रकार आगे अब बढ़ते हैं कि इनके सब्जेक्ट कोड हैं। हमारे वीडियो को धीरे धीरे से आप चला करके आगे की ओर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट 4 में बताया गया है कि इसकी जो सिलेबस होंगे TRE1, यहाँ लिखा है पाठ्यक्रम BPSC के द्वारा आयोजित TRE1, TRE2, TRE3 के लिए जो निर्धारित सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वही आपके लिए भी रहेंगे। प्रश्न के पैटर्न नंबर 5 में जहाँ बता रहा है सक्षमता परीक्षा के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि आपको निम्नवत दिए जाएगी। यहाँ देखिए आपको यह भी डिटेल्स में दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, कक्षा 1 में प्रश्नों की संख्या जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक अध्यापक जो हैं उनके लिए 150 अंक रहेंगे, और प्रश्नों की संख्या भाषा से जो दिया जा रहा है 30 प्रश्न रहेगा। उसके बाद है कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे, और सामान्य विषय जिसके आप विषय हैं के शिक्षक हैं उसके लिए 40 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार 150 अंकों का 150 प्रश्न रहेगा। उसी तरीके से प्रारंभिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक बेसिक ग्रेड के जो टीचर हैं उनके लिए 150 अंक है, भाषा के लिए 30 है, सामान्य अध्ययन के लिए 40 है, तथा शारीरिक शिक्षा का यानी कि उनका जो विषय है उसके लिए 80 है। 150 अंक में 150 मिनट में 150 अंक की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अध्यापक अभी पढ़ाते हैं उनके लिए भी वही स्थिति है। भाषा 1 में दिया गया है 30 प्रश्नों के लिए, भाषा 2 में भाग 2 में जो दिया गया है वह सामान्य अध्ययन 40 नंबर, उसके बाद संबंधित विषय में है 80 नंबर। तो इस प्रकार तीसरा पॉइंट आपका पूरा होता है जो क्लास 6 to 8 के जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए। चौथा पॉइंट है कक्षा 9 एवं 10वीं के अध्यापक जो हैं उनके लिए 150 अंक की परीक्षा हो रही है। भाग 1 में भाषा रहेगा 30 नंबर का, भाग 2 में सामान्य अध्ययन है 40 नंबर का, भाग 3 में है संबंधित विषय का
80 नंबर का, कुल मिलाकर 150 अंकों का जो है कि यह परीक्षा पूरी होगी। इसी प्रकार 11वीं 12वीं की जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं उनके लिए भी यह परीक्षा हो रही है, जिसमें भाषा भाग 1 है, भाषा के लिए 30 अंक के लिए, सामान्य अध्ययन 40 नंबर तथा भाग 3 में संबंधित विषय के जो आप शिक्षक हैं उससे 80 नंबर का, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहेंगे 150 मिनट के लिए। चलिए और कुछ आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर अर्हता दी जाती है। अर्हता मतलब योग्यता यह है कि नंबर 1 में स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक या शिक्षक अर्हता, पुस्तकालय अध्यक्ष। इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जो लाइब्रेरियन है उनको भी यह परीक्षा देनी है। नंबर ख में देखिए क्या है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम तथा द्वितीय में सम्मिलित नहीं हुए अथवा अनुत्तीर्ण हो गए थे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और ग में है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 में द्वितीय हेतु आवेदन पत्र भरा था एवं भरने के बाद यदि आपने परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो वैसी स्थिति में परीक्षा शुल्क जमा किया था परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क अलग से नहीं देनी पड़ेगी। देख लीजिए इतनी सारी अच्छी बातें कही गई। अब आइए परीक्षा शुल्क के बारे में जानते हैं। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1100 रुपये दिया गया है, अर्थात यहाँ पर जनरल, SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग, विकलांग, जो भी विशेष आप अगर कोई अर्हता रखते हैं जिससे कि आपका परीक्षा शुल्क में छूट मिल सकती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अर्थात 7वां पॉइंट है कि परीक्षा शुल्क आपको 1100 रुपये देने हैं। चलिए 8वां पॉइंट है परीक्षा शुल्क एवं अवधि। सामान्य जो यहाँ दिया गया सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड अर्थात CBT पैटर्न पर यह परीक्षा होगी, आयोजित की जाएगी और इसके लिए 2 घंटे का समय, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे की यह परीक्षा होगी। उत्तीर्णांक भी यहाँ देखिए साफ साफ दे दिया गया है कि परीक्षा पास करने के लिए जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% अंक चाहिए, BC के जो हैं उन्हें 36.5 चाहिए होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC जिसको कहते हैं उनको 34% चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए भी 32% तथा महिलाओं के लिए जो है कि 32%। अर्थात इतने अंक यदि आप अपनी अपनी श्रेणी में लाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई करके सक्षमता परीक्षा के शिक्षक के श्रेणी में विशिष्ट शिक्षक के। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उत्तीर्णांक सबका पता चल गया। अब इसके बाद जो है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, यहाँ पर आप 10वां नंबर कॉलम देखिए कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। तो सक्षमता परीक्षा के लिए जो आपका है इसमें दिया गया है कि प्रमाण पत्र में सक्षमता परीक्षा तृतीय परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि 11वां पॉइंट कहता है कि शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत जो है कि संबंधित जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना से लॉगिन में जाएगा। उसके तत्पश्चात जिला कार्यक्रम यदि आप पास कर जाते हैं तब की बात कही जा रही है, पदाधिकारी स्थापना के द्वारा जांच उपरांत इसे अंतिम रूप से कि सबमिट किया जाएगा, जिस पर कि जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किया रहेगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सत्यापन यह आश्वासन लेंगे कि शिक्षक अधिकारी सक्षम स्थानीय निकाय के द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं। ठीक है। उसके बाद 12वां पॉइंट है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा खास करके पिता या पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि आदि सभी भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरांत ही जो आप फॉर्म भरेंगे उसको सबमिट किया जाएगा। 13वां पॉइंट है कि परीक्षा देने के पश्चात मूल पत्र गुण होने की स्थिति में गुम यानी कि भूला जाए, वैसी स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे कि अपना एडमिट कार्ड बहुत संभाल के रखिएगा। पास करने से पहले भी और पास करने के बाद भी यह आपका एडमिट कार्ड एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगे भी आपके काम आएगा। यही कहा गया 13वां पॉइंट में। परीक्षा देने के पश्चात मूल प्रमाण पत्र यदि आपका गुम हो जाए, भुला जाने की स्थिति में दोबारा एडमिट कार्ड आपका नहीं बनेगा। 14वां पॉइंट कहता है कि समिति के द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के द्वारा माह दिसंबर 2024 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी आधार कार्ड, नियोजन इकाई तथा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर लेंगे। उसके बाद जो है कि पदाधिकारी स्थापना के द्वारा प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षरित किया
जाएगा। ठीक है। 15वां पॉइंट है कि परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी मूल एडमिट कार्ड की छाया प्रति के पास रख लेंगे और इस दौरान जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के द्वारा शिक्षक के द्वारा थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक्स से मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस विभाग से जुड़े हैं तो इन सभी बातों को समझते होंगे। यदि समझने में कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को बताएं। उससे आपका जो है कि मैं उसका रास्ता बताऊंगा कि कहाँ कैसे आपको परेशानी है उसको कैसे दूर किया जा सकेगा। इसी प्रकार 16वां पॉइंट कहता है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी सक्षमता परीक्षा देनी है और ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है तथा प्रैक्टिस से नज़दीक के विद्यालय में आईसीटी लैब में भी आप संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सुबह के 7:30 बजे से 9:30 बजे तक जाकर के आप सीख सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अर्थात आप अपने से भी कहीं पर एडमिशन लेकर के सीख सकते हैं। 17वां पॉइंट है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन पूर्व काउंसलिंग होगा, अर्थात स्कूल मिलने से पहले आपकी काउंसलिंग हो जाएगी जिसे उनके प्रथम पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक्स का मिलान किया जाएगा। 18वां पॉइंट कहा जा रहा है कि जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना यह ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की न्याय अपील शिक्षक अपीलीय तथा आधिकारिक विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा पत्र सबमिट नहीं हो सके, अर्थात जिनके ऊपर किसी तरीके का क्लेम है वैसे लोगों का एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, वे परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। 18 नंबर पॉइंट कहता है। 19 नंबर पॉइंट कहता है कि यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इंटर कोई भी इससे अलग कोई भी शिक्षक व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होने की कोई पात्रता नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रह रहे वर्तमान नियोजित मुक्त सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के पात्र हैं। चलिए आगे है 20वां पॉइंट में देखिए कि शिक्षकों के द्वारा अपने जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से ऑनलाइन भरे परीक्षा आवेदन विवरणों के आधार पर सीमित समिति के द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने मात्र से परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को पात्रता की पुष्टि नहीं होगी, यानी कि केवल फॉर्म भर देने या परीक्षा देने से आप इसके योग्य नहीं हो जाते जब तक कि क्वालिफाई नहीं करते हैं। 21वां पॉइंट है कि परीक्षा आवेदन भरने जाने की प्रक्रिया से लेकर के परीक्षा फल प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात शिक्षक के सेवा काल में यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षा विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसकी अभ्यर्थी परीक्षा फल एवं परीक्षा पत्र रद्द कर दिया जाएगा, अर्थात आप जो है भाग्य से या बाय मिस्टेक या किसी कारणवश बाईपास करके परीक्षा दे भी देते हैं और परीक्षा देने के बाद भी यह पाया जाता है कि आप उसके लिए योग्य नहीं थे या आपको नहीं परीक्षा में बैठने की जो योग्यता थी अर्हता थी, फिर भी आप बैठ गए हैं तो आपको बाद में भी परीक्षा से निष्कासित करके आपकी योग्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको यदि पता है कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो फिर ज़बरदस्ती आप बैठने का प्रयास नहीं करेंगे, अन्यथा बाद में भी आपको हटा दिया जाएगा। 22वां पॉइंट है कि निर्धारित अवधि के विहित शुल्क के साथ जिस इच्छुक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से समिति को प्राप्त नहीं होगा उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं कर दे, अर्थात स्थापना यदि आपको अनुमति नहीं देती है तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। चलिए 23वां पॉइंट है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 22/2023
25 से लेकर के 12/3/2025 तक स्वीकार किया जाएगा। 23 के बाद 24वां पॉइंट है कि परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि अभ्यर्थी को समिति के वेबसाइट, जो कि आपको पता है www.bsebsakshamta.com पर जाकर के सक्षमता एग्जामिनेशन.3 बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सक्षमता एंट्रांस एग्जामिनेशन 3 का लिंक खुलेगा, जिस पर कि अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक निश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। अभ्यर्थी अपना ईमेल एवं आईडी मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। समझ में आ रही होगी बात। आवेदन करते समय जो आपका ईमेल आईडी बनेगा और पासवर्ड बनेगा, उसको ध्यान से आप सुरक्षित रहिएगा। यदि गुम हो जाता है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। 25वां पॉइंट है कि परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत निम्न विधियां हैं। यहाँ पॉइंट 1 में दिखाया जाता है उपयुक्त वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में होगी। नंबर 1 पंजीकरण, नंबर 2 फॉर्म भरना, नंबर 3 है भुगतान करना। भुगतान मतलब पेमेंट करना। पंजीकरण में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पंजीकरण एक बार अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर क्लिक कर देने के बाद के पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन पर पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदन अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं रजिस्टर बटन को क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के पश्चात आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से OTP जाएगा। OTP डाल करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यूज़र आईडी आवेदक का पंजीकृत मोबाइल पर नंबर होगा। ध्यान रखिए, यूज़र आईडी जो होगा आपका पंजीकृत जो मोबाइल है वही रहेगा, जिसका उपयोग आप लॉगिन कर सकते हैं। नंबर 2 है फॉर्म भरना। आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का आवेदन पत्र पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्ण से भर सकेंगे। आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था, उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। उसके बाद है चौथा पॉइंट है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान। परीक्षा शुल्क का भुगतान अर्थात आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तत्पश्चात सिलेक्शन पेमेंट गेटवे में से किसी एक पेमेंट गेटवे के सेलेक्ट करने का भुगतान कीजिएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए 5वां पॉइंट है कि अपलोड। रंगीन फोटो जो पासपोर्ट एवं हस्ताक्षर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अभ्यर्थी के फोटोग्राफ को स्कैन किया जाएगा, जिसमें कि साइज यहाँ दिया गया 20 KB से लेकर के 100 KB एवं आयाम जो है 3.5 cm से लेकर के 4.5 cm की होनी चाहिए। साक्षात्कार एवं स्कैन किया जाएगा, जिसमें कि 10 KB और 50 KB तक होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है कि रंगीन फोटो हाल का रिसेंट होना चाहिए तथा फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। यह ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो की भी कंडीशंस दी गई कैसे फ़ोटो होंगे। तो रंगीन फोटोग्राफ हाल का यानी तुरंत का खींचा होना चाहिए तथा बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग में होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में आंखें खुली होनी चाहिए तथा चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। 7वां पॉइंट है कि फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी, काली कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार्य नहीं होगा। 26वां पॉइंट आपको बताया जाता है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। कैसे आप अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करके अपलोड करेंगे। नंबर 1 मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र रहेगा। नंबर B इंटर 12th जिसे कहते हैं उसका प्रमाण पत्र अंक पत्र रहेगा। नंबर C स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र रहेगा। नंबर D स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र अंक पत्र रहेंगे। नंबर E B.Ed DLed बिलीव अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र रहेंगे। F में है कि आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र रहेंगे। G में है आधार कार्ड रहेगा। H में है TET STET CTET दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र रहेंगे तथा I नियोजन इकाई के द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र रहेगा तथा J में दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र रहेंगे। 27वां पॉइंट यह होता है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन और क्लिक पर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लेंगे। व्यू के माध्यम से हो गया कि आप जितने फॉर्म भरे हैं
आपके द्वारा दिया गया जो डिटेल्स एक बार जांच कर लीजिएगा, उसके बाद क्लिक करिएगा। क्लिक करने से पहले इसको जांच लेना है। अगर आप बिना जांच के क्लिक कर देते हैं और इन्फॉर्मेशन यदि गलत है तो फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि व्यू बटन पहले चेक कर लीजिएगा, फिर क्लिक बटन डाल करके आगे बढ़िएगा, अर्थात रिव्यू कर लेंगे। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन में त्रुटि हो तो एडिट बटन से क्लिक करके वांछित विवरण को सुधार कर लेंगे एवं आवेदन को सुरक्षित करके सेव कर लिया जाएगा। 28वां पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, इसकी गोपनीयता बनाए रखें। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड की समिति कार्यालय को कदापि न भेजें। 29वां नंबर है कि ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 30वां है कि यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा किसी एक से अधिक आवेदन भरने पर आवेदन पत्र स्वीकार कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात आप खुद से भरें जिससे कि आपको विस्तृत जानकारी हो, आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो, अथवा फिर यदि गलत सूचना देने पर आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 31वां पॉइंट है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र के आवेदक के द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन भरने को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। 32वां पॉइंट है घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर्स का प्रयोग वर्जित है। कहने का मतलब ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में करते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाद बाकी सब रनिंग लेटर जिसको कहते हैं उसमें आपको सिग्नेचर करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको साइन नहीं करने आता है या वो समझते नहीं और कैपिटल लेटर में साइन करते हैं। तो यह बात 32वां नंबर आपको पॉइंट बताया जा रहा है कि किसी भी हालत में कैपिटल लेटर में आप साइन नहीं करेंगे। 33 पॉइंट कहता है कि आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म को एक हार्ड कॉपी अपलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। 34वां पॉइंट है कि यदि सभी अभ्यर्थी को सलाह दिया जाता है कि सभी तरह के अद्यतन सूचनाओं की समिति को वेबसाइट पर अपलोड करते रहेंगे। 35वां है कि इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की इच्छुक पात्र अभ्यर्थी परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को मूलतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। और 36वां है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाए। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनकी अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकती है। 37वां पॉइंट कि अंतिम रूप से आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा, जहां पर उनके द्वारा अप्रूव, रिव्यू, रिजेक्ट किया जाएगा। अप्रूव करने के पश्चात आवेदन पत्र सबमिट माना जाएगा। 38वां है यदि आपके आवेदन को जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के द्वारा रिव्यू में डाला जाए तो अभ्यर्थी अपने आवेदन के वांछित सुधार पर पुनः सबमिट करेंगे। 39वां है कि अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण निर्धारित किया प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। यानी कि आप अगर फीस नहीं देते हैं तो आपका जो फॉर्म आवेदन है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म आपको आवेदन फीस करना है, आवेदन करने के बाद फीस देना है। 40वां पॉइंट है कि अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के पश्चात आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के उपरांत किसी भी संशोधन का अनुरोध आपका मान्य नहीं होगा, अतः आप अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरेंगे। चलिए अब आ गए हम लोग 41वां पॉइंट पर, अब समाप्ति पर हैं। क्या कहा जाता है 41वां पॉइंट, परीक्षा आवेदन पत्र के विवरणों में शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देशक है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि प्रथमतः आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर लें। इसमें वांछित विवरणों को पहले भली भांति भर लें, उसके उपरांत इन विवरणों को पोर्टल पर अपलोड ऑनलाइन करें। यह
कार्य मात्र आवेदन पोर्टल के विवरण के ऑनलाइन शुद्ध प्रविष्टि उद्देश्य से किया जाना है। अतएव डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र को भौतिक रूप से न तो समिति कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक है और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट जो आपको बताया यह जा रहा है कि जो फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी एक हार्ड कॉपी बाहर निकाल लीजिए प्रिंट, और उसको अपने पेन पेपर से भर लीजिए। भरने के बाद उसी आधार पर आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे त्रुटि की कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन उस फार्म को आप चाहेंगे कि ऑनलाइन के अलावे हैंड टू हैंड या डाक से या मेल से भेजने के लिए, पोस्ट से भेजने के लिए, तो बस स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही बात आपको दूसरे पॉइंट में समझाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है कि वैसे इच्छुक आवेदक जो कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र साइबर कैफ़े के माध्यम से भर रहे हैं, अब उन्हें परामर्श दिया जाता है कि स्वयं साइबर कैफ़े में बैठ करके कंप्यूटर स्क्रीन पर विवरणों की जा रही एंट्री को सतर्कतापूर्वक अवलोकन करते रहेंगे तथा यह आश्वस्त होकर के कि सभी विवरण सही त्रुटिपूर्ण से त्रुटि रहित भरे जा रहे हैं, अपने आवेदन को सबमिट करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पूर्णतः जांच कर लेंगे। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन की सुरक्षित सेव बटन को क्लिक करके सबमिट किए जाने के पश्चात त्रुटि के निराकरण संबंधित कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात जब फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद आपका कोई आग्रह नहीं सुना जाएगा। चौथा पॉइंट है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक हैं, आवेदक के द्वारा EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक अपनी श्रेणी अंकित करेंगे। आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा। त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में आपका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। अतः आवेदक आरक्षण श्रेणी संबंध अंकित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे। पांचवा पॉइंट है कि निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाने वाले आवेदकों के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जा सकेंगे। और छठा पॉइंट है, अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किए जा सकेंगे। अर्थात आपकी जो एड्रेस दी गई रहेगी उसी के आधार पर, या आपकी जो जानकारी दी जाएगी उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। 42वां पॉइंट कहा जाता है कि इस परीक्षा संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया 79 038 59 788 पर संपर्क कर सकते हैं। अर्थात आपको यदि कोई समस्या हो तो यह हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा हेल्प डेस्क ईमेल यहाँ दिया गया है, सक्षमता परीक्षा @gmail.com पर अपनी समस्या को भेजिए। और 43वां और आखिरी पॉइंट यह है कि विज्ञप्ति में किसी भी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग निर्णय एवं आदेश के लिए मान्य होगा। अर्थात जो विभाग के द्वारा जो सूचना दी जाएगी या डिसीजन दिया जाएगा वही मान्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जो पूरी जानकारी आपको दी गई है सक्षमता परीक्षा पार्ट 3 की तैयारी संबंधित अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, लाइक देने में आपको खर्च नहीं लगेगा। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और परीक्षा संबंधित अन्य जानकारियाँ आपको हमारे YouTube के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।